प्रोफेसर पीके शर्मा साहब मेरे पुराने दोस्त साथी, मोहल्ले में भी पड़ोसी पीके शर्मा साहब, कोऑर्डिनेटर, फिर मेरे पड़ोसी मोहल्ले के शायद इसी नाते बुलाने भी लेते हैं, पड़ोसी घर निभा रहे हैं पटेल साहब, और कार्यक्रम के जितने भी अधिकारी बैठे हैं, प्रोफेसर प्रवीण टैगोर साहब मेरे साथी हैं, प्रोफेसर सारण साहब, समय सिंह जी मीना, अशोक पटेल साहब, पारीवाल साहब, प्रियंका जी, केदाराम जी और मेरे भारत की युवा शक्ति। सबसे पहले तो मैं कंफ्यूज आज सुबह से ही हूं। इन्होंने बुला तो लिया और सच बता रहा हूं, मैं सुबह से कंफ्यूज हो गया कि आज का दिन कैसा होगा, क्या होगा। सुबह अखबार देखी तो पत्रिका के अंदर पटेल साहब की फोटो देखी और इनके सामने एक हजूम बैठा हुआ था। तो मुझे लगा कि विश्वविद्यालय की तो हो नहीं सकती, इतना जन सैलाब विश्वविद्यालय में छात्रों का तो हो नहीं सकता। तो ये थोड़ा राजनीति में भी रुचि रखते हैं, तो क्या पता किसी गांव में सभा हो। नीचे पड़ा तो पता चला कि ये एनएसएस के कार्यक्रम में संबोधन दे रहे। जब इन्होंने मुझे सुबह में 8 बजे से किसी प्रोग्राम में था, पूछा सर कहाँ हो, मैं कहा मैं पीली टैंकी पहुंच गया। फिर कहाँ हो, मैं कहा मैं यहाँ पहुंच गया। तो इन्होंने बाहर मुझे रिसीव किया। पिछली बार भी इसी कार्यक्रम में इन्होंने पड़ोसी धर्म निभाया था और मुझे याद आ रहा है इस दरवाजे से यहाँ पर लेकर आए। अब की बार जब आए तो ये मुझे इस साइड से पिछले दरवाजे से लेकर आए। मैं कंफ्यूज हुआ, मैं कहा यहाँ तो जगह बदल गई या मैं भूल गया। लेकिन जैसे मैं एंटर हुआ, आप सबको देखकर मैं सच कहता हूं कि जो प्रसन्नता मुझे आज हुई, शायद इस विश्वविद्यालय में इतने साल में तक। मैं उपचारिकता के लिए नहीं कह रहा हूं, क्योंकि वैसे आज कहने के लिए मुझे कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि दिल भी दे दिया, वफा भी दे दी, तो मैं क्या अपना दायित्व निभाऊंगा। वास्तव में प्रसन्नता हुई, मेरे भारत का भविष्य उज्जवल है जब मैं अपनी इस युवा शक्ति को उस कार्यक्रम में देखता हूं जहां किसी फोर्स से नहीं, किसी जबरदस्ती से नहीं, आप अपनी इच्छा से इस कार्यक्रम में भाग लेते हो, तो मेरा देश का भविष्य उज्जवल है। मैं आप सबको सैल्यूट करता हूं। जहां मैं बात करूं, मैं इस आपके साइंस के प्रोग्राम में जब से विश्वविद्यालय में कोर्स संभाला, लेक्चरर थे, फिर रीडर बने, प्रोफेसर बने, हेड बने, डीन बने, सब होता चला गया। मैं इस कार्यक्रम में अब सबसे पहले याद करना चाहूंगा प्रोफेसर चेताराम जी को, और उनको अपनी विनम्र श्रद्धांजलि दूंगा। कोई उनके साथ में कई कार्यक्रम में जुड़ा। जब वो मैं एग्जाम का कोऑर्डिनेटर हुआ करता था, जो आजकल गेहना साहब हैं आपके, उस समय चेताराम जी मेरे साथ मेंबर हुआ करते थे। मैं पीटीटी का कोऑर्डिनेटर 5 साल रहा, तो वो मेरे साथ कमेटी में मेंबर हुआ करते थे, और उन्होंने एनएसएस का कोऑर्डिनेटर की भूमिका निभाई, और वो अपना भागदौड़ उन्होंने अपने रहते रहते पटेल साहब के हाथों में सौंपी। और जो रिपोर्ट मैंने देखी, आपकी सुनी, पटेल साहब उसको बहुत बढ़िया आगे चला रहे हैं। मुझे याद आता, पहले आपके कार्यक्रमों में आते थे तो ये प्रोग्राम फिजिक्स के लॉन में हुआ करता, मुश्किल से 30-40 वॉलंटियर्स की गैदरिंग होती थी और बुला लिया जाता था, और हम लोग उस लॉन में 30-40 को संबोधन करते थे। और आज ये है कि मुझे आने के लिए रास्ता इधर से नहीं, इधर से चुनना पड़ा। आप लोग जो काम कर रहे हैं ये बधाई के पात्र हो। और जो आपने रिपोर्ट पढ़ी प्रवीण जी ने, और प्रवीण जी से बात मिले, ये 4-5 दिन पहले भी मुझसे मिले थे। पीटीटी मेरा एक सपना था जो मैं बहुत साल पहले यहाँ लाया, और 5 वर्ष हुआ यहाँ पर रहा और वापस जोधपुर में आ गया। इसके लिए पूरे विश्वविद्यालय को और प्रवीण जी आप सबको बहुत बहुत मुलाकात हुई। तुम्हारे पुराने साथी श्रीवास्तव जी दोस्त हैं, उनको भी मैंने इस बात की बधाई दी कि पीटीटी जोधपुर में आने का मतलब एक बहुत बड़ा सम्मान है इस विश्वविद्यालय को, यहाँ के टीचर्स को, यहाँ के स्टूडेंट्स को। अब आपने जो कार्यक्रम की, अभी हमारा वॉलंटियर ब्लड डोनेशन देने गया, आपके सारे काम सराहनीय हैं। मैं कहां से शुरू करूं, कहां अंत करूं, मेरे पास नहीं है। वैक्सीनेशन में आप आगे, सफाई में आपने बताया कि आर्ट्स फैकल्टी ने पूरी सफाई कर दी, प्लांटेशन आपने कर दिया, ब्लड डोनेशन आपने कर दिया। कौन सा काम है जो हमारे वॉलंटियर से नहीं किया? लेकिन मैं इन सब कामों से ऊपर आपको बधाई दूंगा ब्लड डोनेशन।
डोनेशन देना, खून रक्तदान देना बहुत मामूली काम नहीं है। हमारे ग्रंथों में बहुत से दान की चर्चा हुई है। देहदान, मरने के बाद हम देहदान कर जाते हैं और उस व्यक्ति की फोटो रोज अखबार में देखते हो कि मेडिकल के स्टूडेंट्स उस पर ऑपरेट करके मेडिकल की पढ़ाई को आगे सीखेंगे। नेत्रदान, मरने के बाद इच्छा व्यक्त करते हैं मेरे नेत्र दे देना ताकि कोई देख सके। अंगदान, लेकिन अगर ब्लड दान ही नहीं हुआ तो ना तो जीवन बचेगा ना नेत्र देख पाएंगे। इसलिए आप जो काम कर रहे हो वास्तव में आप एक व्यक्ति को जीवन दे रहे हो। जो 8 साल के बच्चे का आपने जीवन बचाया, जिसको सांप ने स्नेक बाइट हुआ था, वास्तव में मैं उस सबको सैल्यूट करता हूं और आप सबको सलाम करता हूं। और आज ये आपके कार्यक्रम का, प्रवीण जी ने कहा, समापन है। ये कार्यक्रम का समापन है, लेकिन जो संस्कार, जो मूल्य, जो चीजें आपने एनएसएस में सीखी हैं, उसका आज से आरंभ है, उसका समापन नहीं है। जीवन यात्रा में हमेशा चलने के लिए आपके साथ रहेगी और इन्हीं मूल्यों के साथ आगे बढ़ना, तो आप देखेंगे कि जीवन इतना आसान, सुगम और सुखद हो जाएगा, उसकी कोई बात कहने की आवश्यकता ही नहीं। पटेल साहब ने एक बात कही, मैं 2-4 बात अपनी कहूंगा, क्योंकि अंतिम स्पीकर के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि लोग सुनने को भी तैयार नहीं होते हैं, लास्ट बैट्समैन है क्या खेलेगा, लेकिन मैं टुक खेलूंगा थोड़ा और देखते हैं फिर मैच को कहां ले जाते हैं। तो क्या बुलाया पड़ोसी ने, धर्म तो निभाना ही है। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, ये बार बार मुझे एक चीज में इन्होंने जो भी कहा, इनका प्रेम था। मैं एक मामूली सा मनोविज्ञान का विद्यार्थी और कुछ नहीं। इन्होंने मुझे एक कास्ट से निकाल दिया, शायद इनको पता नहीं होगा। ये बार बार कह रहे थे, पवन जी और शर्मा जी, हम पुराने साथी, हॉस्टल के हम पुराने साथी। इनको शायद मालूम नहीं कि मैं भी इस हॉस्टल में 6 महीने रह चुका हूं। जब मैं पीएचडी कर रहा था, जेएनएफ मुझे मिली थी, उस जमाने में नेट नहीं होता था, मेरिट से मिलती थी। और मेरे फादर साहब रेलवे में थे, रिटायर हुए, दिल्ली चले गए, तो मुझे रहने को जगह चाहिए थी। तो आज भी याद है, ऊपर 306 रूम नंबर पर मैं उस जमाने में रहा, जब यहाँ पर तो आपके एसपी कर्ल नारंग केमिस्ट्री वाले ये सब हुआ करते थे। आपके ये गर्ग साहब, एसपी गर्ग साहब के ब्रदर इलाज जो केमिस्ट्री में थे, आपके रवि भूषण, उनके साथ मैं भी उसका रहा, इसलिए मुझे भी उस श्रेणी में जोड़िएगा, है ना। आपने बहुत कुछ सुना, बहुत कुछ कहा और कहने को कुछ है नहीं, पर मैं आपसे कुछ चीजें आज आपके लाइफ के बारे में जो जरूरी है उसके बारे में मैं कहना चाहूंगा। जो भी काम करें उसका एक जुनून आपके अंदर होना चाहिए। मैं एनएस का काम कर रहा हूं, इसका जुनून होना चाहिए। मैं टीचर हूं, मुझे पढ़ने का जुनून होना चाहिए। मैं क्लास में जाना है, मुझे क्लास लेने का जुनून होना चाहिए। ये नहीं कि आपने टाइम पास कर लिया, वो नहीं। अगर आप जुनून को रखो, जुनून समझ लो, एक मतलब आपके अंदर वो, मैं आज भी, मैं कहने को नहीं कह रहा, बिलीव मी, आप मेरे डाइनिंग टेबल पर चले जाओ, आज भी किताब होगी। मुझे अब किसी एमए की क्लास को नहीं पढ़ाना, लेकिन आज भी मैं सोने से पहले रात को आधा पौन घंटा मनोविज्ञान की किताब पढ़ता हूँ, क्योंकि मैं पढ़ता हूँ तो मेरे दिमाग का हौसला बढ़ता है और मैं अपने बच्चों को दे सकता हूँ। प्रवीण जी ने कहा कि मैं कागज भूल आया, इन्होंने 3 बार कहा। शायद किसी गिल्ट फीलिंग इनमें आई होगी कि मैं कागज भूल आया, मैं तो बधाई दूंगा कागज भूल आया। कारण क्या कि बहुत सी जगह लेक्चर देने जाना पड़ता है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और फलाना ढिगाना चलता रहता है। हम लोग टीचर्स हैं, जाते कई जगह पर लोग कहते हैं पेन ड्राइव लाए। मैं कहा क्यों भाई? सर पेन ड्राइव लैपटॉप में लगा देंगे और यहाँ पर लिखा हुआ आता रहेगा, आपको सुविधा रहेगी, आप बोलते रहिए, लोग देखते रहेंगे। मैं उस सिस्टम में बिलीव नहीं करता, क्योंकि अगर आप खड़े होकर फ्रीलांसर के तरीके से बोलते हो तो आपके दिमाग में लाखों विचार नहीं पैदा होते हैं। अब ऑडियंस के फेस को देखकर आपके मन में आता है मुझे ये कहना चाहिए, इसलिए अगर कागज भूल गए तो आपका बहुत बढ़िया हुआ, आपने बहुत बढ़िया बोला, उसके लिए भी आप बधाई के पात्र। अब मैं अपनी बात को संक्षेप में कहूंगा। मैंने आपसे कहा कि जुनून होना चाहिए। एक व्यक्ति ने 2 लाइनें लिखी हैं, वो कहता है सोचने से कहां, ध्यान से सुन लेना, ये आपका जीवन का मंत्र है एक तरीके से। सोचने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, तमन्नाओं इच्छा। सोचने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलने के लिए जरूरी है मंजिलों को पाने के लिए जुनून जरूरी है, चलना जरूरी है। अगर आप
कोशिश करोगे तो मिलेगा और प्रयास नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। कलाम साहब कहते थे सपने बंद आंखों से नहीं, बंद आंखों से सभी लेते हो, रात को सभी लेते हो, सपने खुली आंखों से लो। मैं कहता हूं सपना वो सपना नहीं है जो खुली आंख से ले लीजिए, लेकिन सपना वो सपना है जिसको सुनकर दुनिया हंसे। मैं आपसे पूछे कि मैं क्या बनना चाहता हूं, मैं आईएएस बनना चाहता हूं। अरे एक ढाणी में पैदा हुआ बच्चा आईएएस बनेगा? तुम तो हमेशा हिंदी मीडियम के छात्र रहे, तुम क्या आईएएस बनोगे? मैं आरएस बनना चाहता हूं। कैसे बनोगे? मैं पुलिस में जाना चाहता हूं। दुनिया को हंसने दो, लेकिन अगर आपने ठान लिया, अगर आपने अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया तो आपको कोई रोक नहीं सकता। इसलिए इस लक्ष्य को पाने के लिए मैं 3 चीजों को आपको आज बात करूंगा बिल्कुल संक्षेप में, और उसको मैं कहता हूं ए, बी और सी। 3 मंत्र हैं आपके ए, बी और सी। ए का मतलब एबिलिटी, योग्यता, बी का मतलब बिहेवियर, आपका व्यवहार, और सी का मतलब करेक्टर। एबिलिटी, बिहेवियर और करेक्टर, इन 3 चीजों को अपने जीवन में उतार लीजिए। कहीं कोई चीज आपको सफल नहीं होने देगी, आपके साथ सफलता आपके सामने रहेगी। जैसे अगर मैं कहता हूं एबिलिटी, तो एबिलिटी से क्या मतलब है? योग्यता। योग्यता मतलब ये नहीं जैसे शर्मा साहब बिल्कुल से कह रहे थे कि आपकी परसेंटेज, नॉट एट ऑल। आप सुनकर ताजुब करोगे, मुझे कहने में कोई संकोच भी नहीं है। मार्क्स कोई आपकी सफलता का मापदंड है ही नहीं। कभी चिंता मत करना कि मेरे 50 आए, 55 आए या 85, चिंता मत करना। हम लोग, मैं 74 के अंदर हम लोगों ने एमए किया, 32 सीट्स जेएनवी में आज भी है एमए साइकोलॉजी की, और 32 में से हम 3 बच्चे केवल फर्स्ट डिवीजन आए थे, और हाईएस्ट थे 65% मेरे, 65%। आप बोलोगे 65% सर आपके नंबर, और आपको कह रहे हैं डीन फलाना बना दिया, किसने बना दिया? लेकिन हम 3 के 3 विश्वविद्यालयों के प्रोफेसर। मेरे एक मित्र इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, मेरे मित्र आरपी सिंह जोधपुर में रहे और मैं जोधपुर में रहा, और आज मेरे डिपार्टमेंट के 32 के 32 बच्चे 80% के ऊपर आ रहे हैं और सड़क पर खड़े, क्योंकि आज मार्क्स पर जोर दिया जा रहा है, योग्यता पर नहीं। इसलिए मार्क्स कमाए परवाह मत करना, जो निकल गया तो जीत गया तो जीत गया। आज मैं पढ़ लेता हूं, मैं करके दिखाऊंगा, तो कोई कारण है कि आपके अंदर सफलता है। अगर आपको जीवन में सफल होना है तो आपको क्या करना होगा? आपको करना होगा अपना खुद का मूल्यांकन। कभी मैं बार बार कहता हूं कि दूसरों से अपनी तुलना मत करिए, वो बेटर है, वो ये है, बिल्कुल नहीं। आप अपनी तुलना अपने खुद से करिए, अपने से करिए। आज मैंने ये किया, कल मैं और बेटर क्या कर सकता हूं? कल मैंने और अच्छा किया, अब मैं और अच्छा क्या कर सकता हूं? दूसरे की तुलना आपके अंदर हीन भावना पैदा करेगी, दूसरे की तुलना आप में जेलसी पैदा करेगी। लेकिन जब अपनी तुलना करोगे कि आज मैं 2 कदम चला, जो भी आपका लक्ष्य है, आज 2 कदम चला, कल 4 चला, तो आपके मोटिवेशन को बढ़ाएगा। तो दुनिया को भूल जाओ, वो गोल्ड मेडलिस्ट होगा, अपने घर पे होगा, बहुत बढ़िया, बधाई हो उसको। वो 75% पाया, बधाई हो। मेरे तो 50% आया, कोई बात नहीं, मैंने तय कर लिया कि मैं तो आरएस बन के दिखाऊंगा। अब आ जाओ मैदान में, मुकाबला करते हैं। कब? जब आपके अंदर आपका संकल्प दृढ़ होगा। इसके लिए आवश्यक है आप अपना इवैल्यूएशन करें, मूल्यांकन करें। उस मूल्यांकन में 2 चीज देखना, आपकी कमियां क्या हैं और आपकी अच्छाइयां क्या हैं। आप अपनी कमियों को भी पहचानो और आप अपनी अच्छाइयों को भी पहचानो। जो आपकी अच्छाइयां हैं, प्लस पॉइंट हैं, वो आपको मोटिवेट करेंगे, और जो आपकी कमजोरियां हैं वो आपको सुधार का रास्ता बताएंगे। तकलीफ क्या है? आदमी अपनी कमजोरी को मानने को तैयार नहीं, स्वीकार करने को तैयार नहीं है, मेरी कमजोरी है। अगर हम शीशे के सामने, आईने के सामने खड़े हो जाएं और एक्सीडेंट के अंदर मेरे चेहरे पर कट आ जाए, एक्सीडेंट हो गया, यहां पर टांके लगे, निशान पड़ गए, मैं कितना भी कहूं कि मेरा चेहरा साफ है, लेकिन आईना मुझे दिखा देगा कि मेरे चेहरे पर दाग कहां है। अपने जीवन में मनोवैज्ञानिक आईना ले आओ, उसको सामने रखो और ये देखिए कि मैंने गलतियां क्या की है, मेरी कमियां क्या है। फेल होना कोई बुरी बात नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है। मैं तो कहता हूं फेल का मतलब है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। एफ से फेल, फर्स्ट, ए से अटेम्प्ट, आई से इन, एल से लर्निंग। वो आपकी लर्निंग का पहला चरण है। उस फेल से घबरा गए,
हताश होगे तब तो अपन हार जाएंगे। और अगर उससे सीखे कि क्या क्या कमी रहेगी, मैं क्यों फेल हुआ, क्या कारण है मैं ऐसा हुआ, अगर उनका विश्लेषण करोगे तब आप अपने जीवन को आगे बढ़ाओगे। तो फेलियर से घबराना नहीं है, अपन को सीखना है। तो आप कभी देखिए, अगर आप अपनी कमजोरी को पहचानते हो तो सुधार करोगे। एक बॉलर क्रिकेट के अंदर जब एक गलत बॉल फेंकता है उस पर सिक्सर पड़ गया, वह बॉलर, कभी आप मैच देखते होंगे, वो बॉलर अपने बाल को नोचता है, करता है ये मैंने क्या कर दिया। अगर उसने अपनी गलत बॉल को पहचान लिया तो क्या अगली बार गलत फेंकने की कोशिश करेगा, सही फेंकने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर गलत बॉल को पहचाना ही नहीं तब वो सही बॉल कहां से फेंकेगा। इसलिए अपनी कमजोरियों को पहचानो और उनको पहचान कर दूर करने का प्रयास करो। एक दार्शनिक ने, फिलोसोफर ने एक जगह पर बहुत सुंदर लिखा, वो कहता है ऑल आर फूल इन द यूनिवर्स, ऑल आर फूल इन द यूनिवर्स बट आई एम इंटेलिजेंट बिकॉज आई नो दैट आई एम अ फूल। दुनिया में सब मूर्ख हैं लेकिन मैं बुद्धिमान हूं क्योंकि मुझे पता है कि मैं मूर्ख हूं। इसका मतलब मुझे पता है कि मेरी कमियां क्या हैं। तो कमियों से बेटा दूर मत भागना। अपनी बॉडी के शैडो से अपन नहीं भाग सकते। जो कमियों से भागेगा, कमजोरियों से डरेगा, वो हमेशा आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए आप उस जुनून के साथ आगे बढ़ो कि मेरा प्लस क्या है, मेरी माइनस क्या है। दूसरी चीज मैं आपको कहना चाहूंगा, जो काम आप करते हो उसको एंजॉय करो। आज यहां बैठे हो, इसको एंजॉय करो। लैब में प्रयोग कर रहे हो, उसको एंजॉय करो। फालतू की चिंताओं में मत डूबो, अरे वो हो जाएगा, केमिकल है, केमिस्ट्री लैब है, मान लो रिएक्शन हो गया तो क्या होगा, बॉटनी लैब में ये हो गया तो क्या होगा, यहाँ ये हो गया तो विस्फोट हो गया तो क्या, क्यों चिंता करते हो। यू एंजॉय द एवरी मोमेंट। मैं यहाँ बैठा तो मैं एवरी मोमेंट को एंजॉय करूंगा। अगर मैंने फालतू की चिंताओं को रख लिया तो जो क्षण मेरे एंजॉय करने का है उसको मैं एंजॉय नहीं। कोविड आया, हम सब घरों में बंद हो गए। मेरे साथ तो ऐसी ट्रेजेडी हुई कि मैंने तो इस कोविड में 4 मई को अपने बड़े बेटे, 35 वर्ष के बेटे को खो दिया। मैंने अपने बेटे को खोया इस कोविड के अंदर 4 मई को। और मेरे से ज्यादा दुखी पिता कौन हो सकता है दुनिया में। लेकिन मैं फिर भी उस दुख से उभर कर बाहर आया हूं, आपके बीच में खड़ा हूं। कोविड आया, हम अपने घर में रहे, हम घर में क्या कर सकते हैं, हम घर में क्या क्रिएटिविटी कर सकते हैं। बच्चे के लिए अपने परिवार में कैसे मिले, समय नहीं मिलता परिवार को देने का, चलिए अपन परिवार को समय दें। तो जो काम आप करते हो उसको एंजॉय करो, फालतू की दुनियादारी की बातों में मत आओ। मैं आपको छोटा सा दृष्टांत बताता हूं। एक राजा थे, उनके यहां दावत हुई और बड़े बड़े राजाओं को बुलाया गया। उनका एक जो कुक था बहुत बढ़िया खाना बनाता था और उसकी कबूली, जो अपन मारवाड़ में खाते हैं, पुलाव, कबूली, चावल, वो उसकी स्पेशल थी। अब जब उसको आया तो सब राजा आए और सोने की थालियां रख दी गई। अब खाना परोसा तो राजा ने कहा कि भाई सबसे स्पेशलिटी हमारे यहाँ कबूली है, तो सबसे पहले कबूली परोसी जाए। जैसे अपन मारवाड़ में अपन मिठाई पहले परोसते हैं क्योंकि अपन अच्छी लगती है। अब सब राजाओं की थाली में कबूली रख दी गई। जैसे वो मंत्रोच्चारण हुआ, जो अपनी परंपराएं भगवान का नाम लेकर अपन खाते हैं, वो कुक आया, उसने कहा कि साहब खाने से पहले मेरा एक निवेदन है, वो सुन लीजिए। राजाओं ने कहा बोलो। कहने लगा मैंने बहुत कोशिश की चावल को साफ करने की, लेकिन मुझे लगता है इस चावल में 2-3 कंकर रह गए जो मैं साफ नहीं कर पाया, इसलिए ध्यान से खाना, किसी की दांत के नीचे वो कंकर ना आ जाए। कंकर आया था तो वो अजीब सा लगता है, पेन होता है। खाना हो गया, कुक वापिस आया, उसने पूछा कि राजाओं से पूछा कि खाना कैसा था, आप ये बताओ सर, आपको पुलाव कैसा लगा। तो राजा लोग बोले हमें तो पुलाव के स्वाद का पता ही नहीं चला, खा तो पुलाव रहे थे, सोच कंकर का रहे थे कि कहीं हमारे दांत के नीचे कंकर ना आ जाए। इसलिए आप काम जो करते हो उसको अपने काम की तरीके से करना है। ये नहीं कि ये होगा तो क्या होगा, ये तो होगा, देखेंगे उसको करेंगे। अगर जीवन में सफलता पाना चाहते हो तो मेहनत करें। मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। भाग्यवादी मत बनिए, कर्मवादी। भाग्यवादी मत बनिए, कर्मवादी बनिए। ये आज का मूल मंत्र लेना। कर्म करो, कर्म करो। अभी एकलव्य की बात की, एकलव्य ने कर्म ही तो किया। उसके बाद तो गुरु भी नहीं थे, उसने तो मूर्ति को रखकर कर्म किया और एकलव्य बन गया।
अगर हम मेहनत करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, कोई आपको रोक नहीं पाएगा। सफलता जब आती है तो ये नहीं देखती कि किसके दरवाजे के बाहर अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, जेआरडी, टाटा, बिरला लिखा हुआ है, अडानी लिखा हुआ है। वो ये देखती है किसके घर के बाहर मेहनत की नेम प्लेट लगी। जहां मेहनत की नेम प्लेट होगी, पॉजिटिविटी की नेम प्लेट होगी, वो मेहनत, वो सक्सेस नॉक करेगी, दरवाजा खटखटाएगी और आपके चरणों में आकर बैठ जाएगी। लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करना होगा। नो सब्स्टिट्यूट ऑफ हार्ड वर्क, इसका कोई विकल्प है ही नहीं। मैं फिर आपको छोटी सी कहानी सुनाकर इस बात को समझाने की कोशिश करूंगा। एक मूर्तिकार था, वो काम से निकला तो एक पेड़ के नीचे पत्थर पड़ा हुआ था। अब हम टीचर हैं और बच्चों को देखते हैं तो मन करता है भाषण दे दे। मैं IIM अहमदाबाद गया लेक्चर देने, किसी टाइम की बात बता रहा हूँ, तो शाम को प्रोफेसर ने कहा कि सर जरा क्लासरूम आपको लेक्चर थिएटर दिखा दूं। वहां बच्चों के बैठने के लिए सारी कुर्सियां बच्चों के लिए घूमने वाली। या तो हम लोग हेड डीन थे तो देख के बैठते थे कि कील तो नहीं है, पैंडा पड़ जाएगा हम लोगों के लिए। वहां बच्चों के लिए घूमने वाली कुर्सियां, बोर्ड इतना शानदार जो आज अपन बोर्ड लगा रहे हैं, वहां पर उस जमाने में पहले से थे। मैंने कहा प्रोफेसर मन करता है अभी बच्चे होते तो अभी क्लास ले लेते। यानी मन ललचाता है, तो मूर्तिकार था, उसका मन ललचाया। उसने अपने बैग से, थैले से हथौड़ी, छेना निकाला और उस पत्थर को कूटने लगा। वो पत्थर बोला भैया क्या कर रहे हो? उसने कहा कि यार तुम बेकार पड़े हुए हो, मैं तुम्हारी को सुंदर मूर्ति बना देता हूं। उस पत्थर ने कहा ना भाई, मैं तो आराम से नींद निकाल रहा हूं, नींद निकालने दो, मुझे नहीं ये कष्ट झेलना। पत्थर से कूटोगे तो दर्द होगा, हिलाओ डुलाओगे, पेन होगा, मुझे तो रेस्ट करना है, नींद लेने तुम जाओ। उसका तुम्हारी मर्जी। आगे बढ़ा, पत्थर और पड़ा हुआ था, फिर उसने हथौड़ी उठाई, फिर वो करने लगा। उस पत्थर ने भी पूछा क्या कर रहे हो? उसने कहा तुम बेकार पड़े हो, तुम्हारा कोई यूज नहीं है, मैं तुम्हारी एक मूर्ति बनाना चाहता हूं। तो उस पत्थर ने कहा जितना मुझे मारना, पीटना, ठोकना है ठोक लो, लेकिन मेरी अच्छी मूर्ति बना दो। उसने भगवान की मूर्ति बना दी। अब वो मूर्तिकार को अपने साथ तो ले जाना ही, कितनी बड़ी मूर्ति, वो पेड़ के नीचे रखकर आगे बढ़ गया। उस गांव के एक सेठ जी शहर में व्यापार करने चले। हमारे परंपराएं, संस्कार हैं, हम अच्छे काम के लिए जाते हैं तो भगवान को मन्नत मांगते हैं। एग्जाम से पहले पाल बालाजी जाते हैं, भगवान हनुमान जी पास कराना, सो का प्रसाद चढ़ाएंगे। तो अपन, ये हमारे संस्कार है, बुरे नहीं है, अच्छी बात है, विल पावर बढ़ती है। तो सेठ जी ने भी देखा कि मंदिर तो गांव में है नहीं, मूर्ति पड़ी। उन्होंने कहा हे भगवान, मैं शहर जा रहा हूं, अगर मेरा व्यापार फल गया तो मैं एक भव्य आकर मंदिर बनाऊंगा। शहर गए, वहां सेठ जी करोड़पति हो गए। किसी ने याद करवाया, सेठ जी आपने वादा किया था गांव में मंदिर बनवाने का, मंदिर तो बनवाओ, गांव में मंदिर नहीं है, लोग दूर दूर जाते हैं। सेठ जी आए, उन्होंने मंदिर बनवा दिया। जब मंदिर बनवा दिया तो मूर्ति चाहिए। अब मूर्ति कहां से लाए? किसी ने कहा किशनगढ़ में बहुत अच्छी मिलती है, किसी ने कहा जयपुर में बहुत अच्छी मिलती है, किसी ने कहा जोधपुर में बहुत अच्छी मिलती है। एक गांव वाला बोला इतनी दूर जाने की जरूरत क्या है, बहुत दिनों से पेड़ के नीचे बहुत सुंदर भगवान की मूर्ति है, उसी की क्यों ना पर स्थापना कर दे। लोगों ने कहा बात तो बड़ी उत्तम है, अपने गांव में मूर्ति पड़ी है और उसी को ही करें। तो उस मूर्ति की विधि विधान, मंत्रोच्चारण के साथ अभिषेक करके उस मूर्ति की स्थापना होगी। अब जब मूर्ति, मंदिर बन गया, मूर्ति लग गई तो आरती होने लगी, प्रसाद चढ़ने लगे, अगरबत्ती और सब होने लगा। हमारे हिंदू संस्कृति में एक परंपरा है, हम मंदिर में जाते हैं तो नारियल भी लेकर जाते हैं। अब लोग नारियल लाने लगे। अब उस नारियल को फोड़ना भी तो पड़ेगा, तभी तो भगवान को चढ़ाओगे। अब उस नारियल को फोड़ेगा तो किसी ने कहा कि उस पेड़ के नीचे एक पत्थर पड़ा हुआ है, उसको मंदिर की चौखट पर रख दो, उस पर नारियल फोड़ो और भगवान को चढ़ाओ। उस पत्थर को उठाकर बाहर रख दिया गया। बेटा, ये वो पत्थर था जिसने कष्ट झेलने को मना किया, जिसने तकलीफ झेलने को मना किया। जिसने तकलीफ नहीं झेली वो जिंदगी भर नारियल की ठोकर खाता रहा। जो एक बार तकलीफ झेल के मूर्ति बन गया, वो जीवन भर पूजा जाता रहा। आपको तय करना है कि आप कौन सा पत्थर बनना चाहते हैं। टीचर राह दिखा सकता है, हम रास्ता बता सकते हैं, एनएसएस संस्कार दे सकता है, लेकिन उनको आगे कैसे बढ़ाओगे ये आपको तय करना है, आप ही करेंगे। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, कभी तनाव मत लेना, तनाव मत लेना, स्ट्रेस लेना ही नहीं है।
लोग बड़े डरते हैं। हम साइकोलॉजी में पढ़ाते हैं, द प्रेजेंट इरा कोटेशन पूछते हैं, द प्रेजेंट इरा इज इरा स्ट्रेस। आज का युग तनाव का युग है। मैं तनाव को मानता ही नहीं। इसलिए नहीं मानता, तनाव जो है ये यूनिवर्सल नहीं है। ए मैटर ऑफ जॉय फॉर यू मे बी ए मैटर ऑफ स्ट्रेस फॉर मी, ए मैटर ऑफ स्ट्रेस फॉर मी मे बी ए मैटर ऑफ जॉय फॉर यू। आज आप बड़े आराम से बैठे हो, मलिक साहब कागज भूल गए जैसा प्रवीण जी ने कहा, अब याद आ देगा क्या बोलूं, अब मुख्य अतिथि बना दिया, माला पहना दी, साहब कुछ तो बोलना पड़ेगा। मैं तनाव में बार बार घड़ी देख रहा हूं कि जल्दी से खत्म हो, भागूं। मैं तो तनाव में हूं। आपको मजा आ गया कि सारा ठीक फंस गए। बहुत बड़े विद्वान ने इनको कहा गया था कि बोल नहीं पाए, मैं तनाव में हूं। जिस दिन आपकी परीक्षा होगी उस दिन आप तनाव में रहोगे, मैं नींद लूंगा। क्लास लेने का लोग नहीं, पढ़ने का लोग नहीं। इसलिए तनाव को यूनिवर्सल। आप क्रिकेट खेलते शौकीन, हाथ खड़ा करो। क्रिकेट मेरे दोनों हाथ ऊपर, मेरे तो दोनों ऊपर। चलिए, अब मैं नहीं, आप मुझे पढ़ाओगे। समय सीमा है क्योंकि आपकी भी है। फिर अंतिम बात करूंगा, क्योंकि बोलने को तो बहुत सी चीजें, कभी फिर मौका लगे बात करेंगे। क्रिकेट के शौकीन लोगों की बात कर रहा हूं। फाइनल चल रहा है इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के बीच में। इंडिया पाकिस्तान नहीं खेल रहा। इंडिया पाकिस्तान खेलता तो युद्ध की स्थिति पैदा हो जाती है। अब मैच इस समय 12 बज गया, करीब करीब 1 बजे के आसपास मैच क्लोजिंग पे है, बंद होने को। मैं क्लास में हूं। आपने कहा कि सर आज क्लास थोड़ा आधा घंटा पहले छोड़ दो ना। मैं कहा क्यों भाई? सर वो फाइनल मैच आ रहा है, वो देख लेना। मैं तो खुद मना रहा था, को मैं छोड़ू, कोई मुझे भी तो देखना। आप डिमांड करो तब तो मैं क्लास छोड़ू, नहीं तो कई लोग कहेंगे सर ने क्लास कट कर दी, है ना, डीन साहब के पास शिकायत पहुंच जाएगी मेरी। अब आपने कहा, मैंने कहा ठीक है, आधा क्या फर्क पड़ता है, आधा घंटा ज्यादा पढ़ लेंगे। दौड़े दौड़े घर गए, इक्वेशन आई, जीतने के लिए 15 रन, 15 ओनली। 5 खिलाड़ी आउट होने बाकी हैं और 65 गेंदें फेंकी जानी शेष हैं। मैच इंटरेस्टिंग है कि बोरिंग है? जोर से बोलो। देखोगे कि बंद करोगे? बेकार भाग गया है। इससे अच्छा कॉलेज में मौज मस्ती कर लेते, वहां चाय पी लेते, दोस्तों से गपशप कर लेते, हॉस्टल में गप्पे मार लेते, भाग के भी आए और मैच भी बेकार निकला। अब टीवी लगाया, इक्वेशन आई, जीतने के लिए 15 रन, अंतिम खिलाड़ी खेल रहे हैं और 10 गेंदें फेंकी जानी बाकी हैं। मैच को देखने का मजा आएगा कि जाए? आपको तो मैच का देखने का मजा आ गया। वो 22 खिलाड़ी जान हथेली पर लेकर खड़े। बैट्समैन कितने तनाव में है कि अगर बाउंड्रियां नहीं निकाली तो हारे, आउट हुआ तो हारे। फील्डर तनाव में है कि मिस फील्ड हो गया तो हारे। बॉलर तनाव में है, वो 22 के 22 खिलाड़ी जान हथेली पर लेकर खड़े हैं और अपन कहते हैं वाटे इंटरेस्टिंग। इसलिए तनाव आए तो घबराना नहीं है। तनाव आएगा जाएगा, कोई प्रॉब्लम दुनिया में ऐसी है जो आई और नहीं थी। जब सुख नहीं टिका तो दुख क्या टिकेगा, तनाव क्या टिकेगा। इसलिए जब तनाव आए, लास्ट बात कह के अपनी बात को समाप्त करूंगा। मनोविज्ञान में हम लोग उसको कहते हैं कैथारसिस। जब आपके मन में कोई पीड़ा हो, कोई संकट हो जिस पर आप विश्वास करते हो। अभी नाटक का मंचन किया गया, शादी से डरना मत, वो नाटक था, घबराना मत आप लोग। जिस पर आप विश्वास करते हो, मम्मी पापा, टीचर्स, भाई बहन, मामा चाचा, जिस पर विश्वास करते हो, जो बात आपको परेशान कर रही है, स्ट्रेस पैदा कर रही है, उससे खुलकर अपने मन की बात कह दें। अगर आपने एक बार खुल की बात, अपने मन की बात कह दी, तो मेरा दावा है आपका आधा तनाव कम ना हो जाए तो AK मलिक का नाम बताएं। जब आप अपनी बात को कहते नहीं, अपनी प्रॉब्लम को बताते नहीं है, वो फिर मन में आपके घूमती है। मैं कहता कोई नहीं मिले, कोई सुन, आप कहते हो कहोगे सबको सुनने को तैयार नहीं हमारी प्रॉब्लम। अरे मंदिर में भगवान के पास चले जाओ, भगवान की मूर्ति के आगे कह देना कि भगवान ये मेरी प्रॉब्लम है, आधा दिक्कत हो जाएगा। लेकिन अगर आपने उस कष्ट को अपने पास रखा तो वो तनाव पैदा करेगा। तो आज के मैं समापन में आपको यही 2-3 चीज कहना चाहूंगा। कर्मवादी बनना है, भाग्यवादी नहीं बनना है। अपने को मेहनत करनी है, तनाव को नहीं लेना है, अपना एनालिसिस करना है, पॉजिटिव नेगेटिव को पहचानना है। कहने को बहुत सी बातें हैं, लेकिन समय सीमा भी होती है और दूसरे काम भी सब जगह रहते हैं।
पहले से इस परिवार का बहुत आभारी हूँ, वास्तव में आभारी हूँ। ये मेरी कर्म भूमि है, मैं यहीं का स्टूडेंट रहा, यहीं पढ़ा, ओल्ड कैंपस हुआ करता था उस जमाने में, यही लेक्चरर बना, यही सब कुछ बने। इनसे पहले लाइब्रेरी के बोर्ड चेयरमैन का भी दायित्व संभाला कुछ समय के लिए। विश्वविद्यालय में पीएचडी एंट्रेंस शुरू हुआ तो वो भी वीसी साहब ने जिम्मा मेरे को दिया, वो भी शुरू करवाया, कई काम किए। लेकिन जब से मैं रिटायर हुआ मैंने ये संकल्प लिया कि जब तक कोई ऑफिशियल काम नहीं होगा मैं विश्वविद्यालय नहीं जाऊंगा, क्योंकि आई हैव प्लेड माय इनिंग, मैं अपनी इनिंग खेल चुका। अब विश्वविद्यालय को अगर मेरी जरूरत है तो आप रात के 2 बजे भी कहोगे तो मैं आपके लिए तैयार हूं। तो आपने आने का जो अवसर प्रदान किया, गेट से अंदर एंटर करते हैं सचमुच दिल खुश हो जाता है। पहले तो हॉस्टल में जाते जहाँ रहे 6 महीना, फिर इस रास्ते पे आते जहाँ परसों निकले गाड़ी लेकर कैंपस में जाया करते थे। तो मैं आप सबका सर बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपने अपनी धैर्य से मुझे सुना। और भगवान आपका भविष्य करे। इस शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय भारत, जय।